वेलकम दोस्तों, द इंजीनियर्स चॉइस के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं 8D कापा मेथड की। दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज एनालिसिस और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस पर लिए गए करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ये सारे कंटेंट हम 8D एक्सप्लेनेशन में रीड करते हैं। दोस्तों कंटेंट को पूरा समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो के बाद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 8D मेथड है क्या। 8D की डिफिनीशन देख लेते हैं। 8D, 8 discipline is a problem solving method used globally mainly in manufacturing industry by quality engineer and operation manager। 8D या 8 discipline प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ऐसा मेथड है जिसे हम ग्लोबली यूज़ किया जाता है, जिसे मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और उसमें भी ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनी यूज़ में लाते हैं। तो जितने भी व्यूअर हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि 8D को लेकर उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। द पर्पस ऑफ 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ टू आइडेंटिफाई, करेक्ट एंड प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स। मतलब जो मेन उद्देश्य है 8D मेथड का वो ये है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें और उसे करेक्ट कर सकें, यानी कि ठीक कर सकें और प्रिवेंट कर सकें ताकि वो जो दोबारा प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों 8D मेथड को सबसे पहले फोर्ड मोटर ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने ही इसे सबसे पहले इस्तेमाल किया। 8D मेथड जो वो है वो PDCA साइकिल अप्रोच पे बेस्ड है। जैसे कि PDCA साइकिल पे 4 स्टेप के अंदर पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, वैसे ही 8D के अंदर 8 स्टेप में साइकिल कंप्लीट होती है। दोस्तों हम जान लेते हैं कि 8D यानी 8 डिसिप्लिन जो है उसके 8 स्टेप हैं क्या क्या। दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे हम D1 बोलते हैं। D1 है हमारा टीम फॉर्मेशन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं स्टेप 1 के अंदर, जो कि हमारी प्रॉब्लम आई है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, उसे करेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए हम एक टीम फॉर्म करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा आता है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, जिसे हम D2 बोलते हैं। D2 के अंदर हमें क्या करना है कि जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या आई और कहाँ से आई। तो D2 के अंदर जो हम प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं वो डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद आता है D3। D3 क्या होता है हमारा इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन। मतलब D3 के अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारी आ गई, चाहे वो कस्टमर एंड पे हो या इंटरनली हो, और हमें पता चल गई कि ये हमें समस्या है, तो उसको हमें वहीं स्टॉप कर देना है और कंटेनमेंट एक्शन लेना है ताकि ये समस्या और ना फैले। जैसा कि अक्सर क्या होता है कस्टमर एंड पे प्रॉब्लम कोई आ जाती है तो हम क्या करते हैं अपने यहाँ से किसी पर्सन को भेजते हैं जो वहाँ पर जाकर मटेरियल को सॉर्ट आउट कराते हैं। तो हमने जो तुरंत एक्शन लिया वो हुआ हमारा कंटेनमेंट एक्शन, ये आता है D3 के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है D4। D4 के अंदर हमें क्या करना है रूट कॉज एनालिसिस करना है या रूट कॉज को पहचानना है। रूट कॉज एनालिसिस करने का जो मेथड है वो हमारा वो है फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम, या फिर एक और मेथड है हमारा वाई एनालिसिस। तो जिन लोगों को वाई एनालिसिस की वीडियो रीड करनी है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिशबोन डायग्राम और वाई एनालिसिस की मदद से हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप होता है D5। D5 के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमने रूट कॉज मिले हैं स्टेप D4 के थ्रू, जो हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई किए हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं परमानेंट करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि D5 इज़ डेवलप द परमानेंट करेक्टिव एक्शन। हमें जो परमानेंट करेक्टिव एक्शन लेना है उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वैलिडेट द परमानेंट करेक्टिव एक्शन D6। D6 के अंदर जो हमने परमानेंट एक्शन लिए उसे हम वैलिडेट करेंगे कि हमने जो एक्शन लिए हैं उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो एक्शन लिया है हमारी जो प्रॉब्लम है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है या दोबारा आ गई।
तो हमें क्या करना है, उसको वैलिडेट करना है कि हमने जो एक्शन लिया है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद आता है स्टेप D7। D7 के अंदर हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। जैसा कि रूट कॉज के ऊपर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, वैसे ही पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर हम प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, जो कि हमारी समस्या कभी भी लौट के दोबारा ना आए। जिन लोगों को करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, उसका जो लिंक है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ जाकर रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट स्टेप आता है वो आता है D8। तो D8 क्या है, टीम रिकग्निशन। D8 के अंदर हम टीम को रिकग्नाइज करेंगे। जिस टीम ने 8D पे वर्क किया है उसको हम मोटिवेट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे अपनी जो प्रॉब्लम आई है उसे सॉल्व करने के लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि D1 टीम फॉर्मेशन, D2 प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, D3 इंटरम कंटेनमेंट एक्शन, D4 root cause analysis, identify the root cause, D5 develop the permanent corrective action, D6 validate the permanent corrective action, D7 identify and implement preventive action, D8 team recognition। तो अब दोस्तों हमने 8 की 8 स्टेप के बारे में जानकारी ले ली, बट स्टेप जान लेने से हम क्या इसे इम्प्लीमेंट तो कर नहीं सकते। तो अब हम जानेंगे कि हम अगर कोई प्रॉब्लम हमें मिलती है कस्टमर एंड पे या इंटरनली, तो हम 8D को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो 8D को अप्लाई करने का जो मेथड है वो है 8D कापा फॉर्मेट। तो दोस्तों ये एक फॉर्मेट होता है जो कि डिफाइन फॉर्मेट है, जिसके हिसाब से हम चलते हैं। तो डिफाइन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्टेप जो हैं डिफाइन होते हैं, D1 D2 D3 से लेकर D8 तक, लेकिन वो रिजिड नहीं होंगे। ऐसा कि नहीं है कि D1 में अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो हमें वही यूज़ करना है। D1 है टीम फॉर्मेशन। अब टीम फॉर्मेशन के अंदर हर कंपनी अपने हिसाब से डेटा फिल कर सकती है। इसी तरीके से D2 है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, उसमें भी कंपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज़ किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, 8D फॉर्मेट के लिए रिजिड नहीं होना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे 8 के जो स्टेप हैं, 8 स्टेप जो हैं वो सारे उसमें कवर होने चाहिए और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहिए। और 8D कापा मेथड अप्लाई करने का यही उद्देश्य है कि प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हमारी कंपनियों में 8D कापा हम भर के दे देते हैं, लेकिन जो समस्या है वो दोबारा आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो 8D कापा मेथड को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हमें क्या करना है कि जब हम 8D कापा को भरें या उस पर एनालिसिस करें या उस पर एक्शन लें, तो हमें हमें करना है वो पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग चलें ताकि प्रॉब्लम दोबारा ना आए। तो 8D कापा मेथड अप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम दोबारा आनी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं और 8D का यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम फॉर्मेट को कैसे भरेंगे। तो दोस्तों 8D कापा का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले कस्टमर एंड या इंटरनली को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सारी जानकारी लेते हैं, कब आई, सारी चीज़ें ब्रीफ में भर देनी है। इसके बाद जो हमारे स्टेप हैं D1 D2 D3 अप टू D8 वो शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि D1 जो है वो हो गया यूज़ ए टीम अप्रोच। मतलब हमें क्या करना है कि टीम फॉर्म करनी है। टीम फॉर्म करते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि जो टीम होनी चाहिए वो क्रॉस फंक्शनल होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट के लोग होने चाहिए ताकि प्रॉब्लम किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो तो वो पर्सन वहाँ पर मौजूद हो। तो हमें क्या करना है, क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी है जिसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टूल रूम, इंजीनियरिंग सारे पर्सन वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है D2 डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या फॉर्मेट यूज़ करना है या क्या मेथड यूज़ करना है। तो हमें जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने का जो मेथड होता है वो 5W1H होता है, जिसके अंदर जो पहला W होता है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है। वाई इज़ इट प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम क्यों है। व्हेन वाज द प्रॉब्लम डिस्कवर्ड, यह प्रॉब्लम कब आई। वेयर कहाँ पे आई। बाई होम किसने डिटेक्ट करी। हाउ कैसे डिटेक्ट हुई। हाउ मैनी कितनी मात्रा या कितनी क्वांटिटी में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई। तो हमें 5W1H मेथड यूज़ करने के लिए कर सकते हैं इसमें प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए। जिन दोस्तों को 5W1H की वीडियो को रीड करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो वहाँ पे जाकर रीड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है D3 में क्या करना है, इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द कंटेनमेंट। तो कंटेनमेंट एक्शन क्या होता है,
टेम्परेरी एक्शन, जो हमने कंटेनमेंट एक्शन क्या लिया प्रॉब्लम के आ जाने पर। जनरली क्या होता है, कस्टमर एंड पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, हमें जाकर मटेरियल को सॉर्ट आउट करना पड़ता है ताकि कस्टमर की लाइन जो है वो स्मूथली चल सके और प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। इसके बाद आता है D4, रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के दो मेथड हैं, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। एक है वाई एनालिसिस और दूसरा है आपका इशिकावा या फिशबोन डायग्राम एनालिसिस। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट कॉज को एनालिसिस करने के लिए किसी भी मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है D5, डेवलपमेंट परमानेंट करेक्टिव एक्शन। परमानेंट करेक्टिव एक्शन हमने क्या लिए, हमें पता चल गया कि D4 में रूट कॉज के बारे में, तो हमने D5 के अंदर एक्शन लेना है कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे रोकेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है D6, वैलिडेट परमानेंट करेक्टिव एक्शन। तो हमने जो D5 के अंदर करेक्टिव एक्शन लिए उसे हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो जो हमने एक्शन ले लिया, जो चेंजेस करने थे हमने वो कर दिए शॉप फ्लोर के ऊपर, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे तो कि जो प्रॉब्लम थी वो दोबारा तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है तो हमारा जो वैलिडेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, और यदि प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है तो हम क्या करेंगे, फिर हमें फिर से रूट कॉज एनालिसिस करने की नीड है। इसके बाद आता है D7, प्रिवेंट रिकरेंस। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन लेना है हमें। D7 के अंदर हम प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। करेक्टिव एक्शन जो हमने लिए हैं हमने रूट कॉज के ऊपर, और प्रिवेंटिव एक्शन हम लेंगे पोटेंशियल कॉजेस के ऊपर। पोटेंशियल कॉजेस पे जब हम एक्शन ले लेते हैं तो हमारी जो FMEA होती है, कंट्रोल प्लान होता है, जो वर्क इंस्ट्रक्शन होता है, मेंटेनेंस प्लान होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद आता है हमारा D8, प्रॉब्लम रिकग्निशन कंट्रीब्यूशन। यहाँ प्रॉब्लम को हम क्लोज कर देंगे और जो टीम है, टीम को हम रिकग्नाइज करेंगे, जिसने इस पर काम किया है उसे हम अप्रिशिएट करेंगे उनको उसके काम के लिए। लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि इंक्लोजर और अटैचमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि सारी डिटेल जो है हम 8D कापा फॉर्मेट में नहीं भर पाते हैं। कई बार तो हमें क्या करते हैं, जो अटैचमेंट है वो अलग से लगा देते हैं, जैसे इशिकावा सीट हो गई, वाइवा एनालिसिस सीट हो गई, इस तरह के अटैचमेंट सीट जो है हम अलग से लगा देते हैं। तो हम जो डेटा वैलिडेट करते हैं उसे भी एज ए इनक्लोजर अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं और उसे प्रिवेंट कर सकते हैं 8D कापा की सहायता से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।